प्रैक्टिस सेशंस आपके सभी जगह होंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने, जिन्होंने पढ़ा है उनका रिवीजन, जिनको इच्छा जागी है उनके लिए फर्स्ट टाइम। चलिए लाइक शेयर करते हुए अब कोशिश कीजिए कि प्रैक्टिस के तौर पे इसको लिया जाए, और बहुत सारी नई चीज़ें आप सीखेंगे जो डायरेक्टली पूछी जा रही हैं, जो मैंने सिलेबस में कराई भी है। जैसे मनोदर्पण की अगर हम बात करें तो स्कूल मेंटल हेल्थ वाला जो टॉपिक है मैंने उसमें प्रॉपर मेंशन किया और बताया भी था आपको कि कोविड के टाइम पे एक स्कीम इन्होंने चलाई थी जो पेपर में भी आई है अभी जो रिसेंट एग्जाम्स हुए हैं। तो इस तरह की चीज़ें करके जानी है हमें। अगले 2-3 सेशन से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, सिर्फ 2 से 3 ही सेशन में लूंगी, उसके बाद कोई सेशन नहीं होगा सच। फिर एनालिसिस करेंगे। कल जिनका भी पेपर है वो क्वेश्चंस भेज दीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर में लास्ट में शेयर कर दूंगी, या टेलीग्राम से आप ले सकते हैं। तो लेट लतीफ थोड़े चल रहे हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें, सी ऑप्शन कह रहे हैं 52% लोग सी ऑप्शन कह रहे हैं, पेरेंट्स शुड प्रोवाइड डायरेक्शन बट ऑल्सो लिसन एंड डिस्कस देयर किड्स कंसर्न्स कम्स अंडर विच पेरेंटिंग स्टाइल। तो आपके सिलेबस में ये गिवन है। अगर हम देखें तो पेरेंट्स जो हैं उनको डायरेक्शंस देने चाहिए, दिशा देनी चाहिए बच्चों को, और सुनना भी चाहिए कि उनके कंसर्न क्या हैं, उनकी चिंताएं क्या हैं बच्चों की। तो आप एक रूल्स भी सेट कर रहे हैं और बच्चों की चिंताओं को भी सुन रहे हैं। दैट मीन्स आप परमिसिव तो नहीं है। परमिसिव का दूसरा नाम क्या है? इंडल्जेंट। यानी जो बच्चे कहें वही आप मान लेते हैं, रूल्स बहुत ही नाम मात्र के हैं, करते भी हैं सेट तो उनको फॉलो नहीं कर पाते, ऐसा तो नहीं है। अथॉरिटेरियन में बच्चों का कंसर्न नहीं सुना जाता, वो तो एकदम तानाशाही है कि भैया जो कह दिया वही होगा, कह दिया ना कह दिया। अमिताभ बच्चन हैं ये कभी खुशी कभी गम वाले अथॉरिटेरियन पेरेंट्स। तो यहाँ पे अथॉरिटेटिव जो कि बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल मानी जाती है वो होगी, क्योंकि यहाँ पे केयर भी है, बच्चे के प्रति केयर भी हाई है और कंट्रोल भी हाई है। रूल्स भी प्रॉपर होते हैं लेकिन उनके साथ डिस्कस भी किया जाता है। ठीक, नेग्लेक्टफुल पेरेंट्स को तो पता ही नहीं बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे तो सी ऑप्शन हो गया बिल्कुल सही। ये 4 कुछ पेरेंटिंग स्टाइल्स हैं, इनको आप एक बार नजर मार सकते हैं इन पे। अगर हम देखें यहाँ पर अथॉरिटेटिव बेस्ट है इन सब में, टीचिंग स्टाइल में बेस्ट है डेमोक्रेटिक, और पेरेंटिंग स्टाइल में बेस्ट है अथॉरिटेटिव। ठीक है ना। तो अगर हम बात करें, अगर अथॉरिटेटिव नहीं होगा ऑप्शन में तो डेमोक्रेटिक होगा। समवॉट डेमोक्रेटिक ही होते हैं अथॉरिटेटिव पेरेंट्स। अथॉरिटेरियन की अगर हम बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये तो डिसिप्लिनेरियन है या ये कंट्रोल फ्रीक्स हैं एक तरह से, है ना। ये इनकी इच्छा के विरुद्ध बच्चा कुछ नहीं कर सकता, और ये केयर करते नहीं है। इनके यहाँ केयर बिल्कुल लो है और कंट्रोल जो है वो हाई है। कहाँ? अथॉरिटेरियन में। जबकि यहाँ केयर भी हाई और कंसर्न भी हाई। ठीक है जी, कंट्रोल भी है। परमिसिव में केयर तो बहुत ज्यादा होती है लेकिन कंट्रोल लो हो जाता है, क्योंकि जैसे बच्चे कहते हैं अनुमोदक हैं ये, इंडल्जेंट हैं। नेग्लेक्टफुल वालों को पता ही नहीं, वो तो अनइन्वॉल्व हैं, चेक आ जाता है, बच्चे शक्ल नहीं देख पाते माँ बाप की साल भर। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और ये अथॉरिटेरियन, ये वही वाले अमिताभ बच्चन है कभी खुशी कभी गम के, कह दिया ना कह दिया, बी ऑप्शन। इसको ध्यान रखिएगा, उससे आपको याद रहेगा अथॉरिटेरियन। हिटलर क्या रहा होगा? अथॉरिटेरियन रहा होगा भाई। ठीक, तो ये हिटलरशाही जैसी स्थिति है। अथॉरिटेटिव जो है वो बेटर है, बेस्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पीडीएफ में पढ़ने के आपके काम आएगा, ज्यादा इस पर चर्चा करेंगे नहीं, समय की तंगी है। अच्छा, ये इन्फ्लुएंस वाले जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग है इनको बस हल्का सा देख लीजिएगा। तो न्यूट्रिशन आपका इन्फ्लुएंस करता है। अर्ली स्टिमुलेशन, किस तरह की एक्टिविटीज बच्चे को कराई जा रही हैं, जैसे ये बॉल पे बैठ करके इसको हम एक्टिविटी करा रहे हैं। चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस में आता है आपका, क्योंकि ये डायरेक्टली नहीं आपको दिखेगा। चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस में आता है ये पेरेंटिंग स्टाइल्स, है ना। तो कौन सी चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस हैं? तो आपको पता है अथॉरिटेटिव है, अथॉरिटेरियन है, परमिसिव है, और क्या है? अनइन्वॉल्व्ड है। ठीक, तो ये सब क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं आपके बच्चे के डेवलपमेंट को। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट से एक एक क्वेश्चन करते जाएंगे, देखिएगा, जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? पोल में जवाब दीजिए। चिल्ड्रन शुड बी टोल्ड एग्जैक्टली, यानी बिल्कुल सटीकता से बता दो। पहले खुद पढ़ लो 1 सेकंड के लिए, फिर हम आगे बात करेंगे, देखेंगे क्या कहानी है। देखिएगा फटाफट से। तो इसमें 84% लोग बी ऑप्शन दे रहे हैं, इसका मतलब तैयारी आपकी सही चल रही है। चिल्ड्रन शुड बी टोल्ड एग्जैक्टली, एकदम सटीकता से कठोरता से बता दो बच्चों को व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, कि यही करना है और कैसे करना है, सब बता दिया। पहले से सब कुछ सेट है, उसके अलावा कुछ और करना नहीं है। मम्मी ने कहा है सीधे जाके राइट ले लेना। अगर राइट में 90 डिग्री पे कुछ करना था तो वो 91 भी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये अथॉरिटेरियन है। कौन है ये? सत्तावादी हैं। ये क्या है? हिटलर शाही हो गई एक तरह से, वही अमिताभ बच्चन को याद कीजिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेग्लेक्टफुल क्या है? या वो जो साइरस था, वायरस 3 इडियट का, वो भी अथॉरिटेरियन
पेरेंटिंग ही कहलाएगा उनका स्टाइल भी। अथॉरिटेटिव हम जानते हैं बेटर है, नेग्लेक्टफुल और परमिसिव भी अच्छा नहीं है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, देखते हैं क्या पूछा है। अगर हम बात करें, पेरेंट्स शुड प्रोवाइड डायरेक्शन एंड गाइडेंस इन रैशनल एंड ऑब्जेक्टिव वेज। रैशनल यानी तार्किक तरीकों से, वस्तुनिष्ठ तरीकों से, यानी जो बात सही है वो सबके लिए सही है, ऐसा नहीं है मेरा पर्सनल बायस उसमें है। तो रैशनली और ऑब्जेक्टिव वेज में पेरेंट्स क्या करें, रियर करें, गाइडेंस दें, यानी ऑब्जेक्टिविटी है, तर्क है और रैशनल है वो बात, ऐसा नहीं है कि बस थोप दिया गया है। बताइए, जवाब होगा अथॉरिटेटिव, क्योंकि यहाँ पे रैशनल हो ना हो, बस जो कह दिया है वो कह दिया है, उस बात में कितना तर्क है कोई मतलब नहीं है। ठीक, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट से। पोल वाली दीदी स्पीड तेज रखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, पेरेंट्स शुड डिस्कस द रीजंस बिहाइंड देयर पॉलिसीज। यानी जो भी पॉलिसीज, जो भी रूल्स बन रहे हैं घर में कि रात को 10 बजे से पहले घर में आना है वापस, उनके पीछे के रीजंस। अब रीजंस तो खतरनाक पेरेंट्स हैं हमारे यहाँ के, उनके पास हर चीज के रीजंस हैं, बट प्रॉपर रीजंस उनके पास होने चाहिए उनकी पॉलिसीज के। और ये बस इतना ही खत्म कर दिया उन्होंने, बट ये बच्चों के साथ डिस्कस भी किए जाने चाहिए कि पॉलिसी तो आपने बना दी, वो किस हद तक सहमत है, उनके क्या रीजंस हैं। तो ये भी क्या है, अथॉरिटेटिव है कि रूल्स या रेगुलेशंस या पॉलिसीज जो घर में बनाई गई हैं, पेरेंटिंग स्टाइल कौन सी किसके अंडर ये आएगा, वो डिस्कस किए जाने चाहिए। बिना डिस्कस किए बन जा रहे हैं तो अथॉरिटेरियन हो जाएगा फिर वो। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा फटाफट से, सारे क्वेश्चन ये वाले नहीं है, बस कुछ क्वेश्चन हैं। पेरेंट्स शुडंट रेस्ट्रिक्ट चिल्ड्रंस एक्टिविटीज और डिसीजंस कम्स अंडर। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, मतलब आई एम श्योर अबाउट इट। ये जो 50 क्वेश्चन हम कर रहे हैं, इनमें से काफी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जिस जिस यूनिट का सिलेबस में से आपका है। देखिएगा, पेरेंट्स शुडंट रेस्ट्रिक्ट चिल्ड्रंस एक्टिविटीज और डिसीजंस कम्स अंडर विच पेरेंटिंग स्टाइल। यानी रेस्ट्रिक्ट करना ही नहीं चाहिए, है ना, चिल्ड्रंस एक्टिविटीज और डिसीजंस। ना तो उनके डिसीजंस में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, ना ही उनकी गतिविधियों में, तो ये परमिसिव पेरेंट्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये परमिसिव पेरेंट्स हो जाएंगे। अब इसमें आप लोग कंफ्यूज हो गए। माता पिता को बच्चों की गतिविधियों या निर्णयों को प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए, किस शैली के अंदर आएगा, चलो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। ठीक है, पेरेंट्स शुडंट रेस्ट्रिक्ट चिल्ड्रंस एक्टिविटीज और डिसीजंस, यानी उनको रेस्ट्रिक्ट करना ही नहीं चाहिए, ये किसके अंडर आएगा, तो समवॉट परमिसिव है, क्योंकि यहाँ पे ना रीजंस की बात हुई है ना, ये तो बात हो गई कि रेस्ट्रिक्ट करना ही नहीं है। अथॉरिटेटिव में ऐसा नहीं कि करना ही होता है, इसका ऑपोजिट नहीं है, बट एटलीस्ट वहां डिस्कशन की बात होगी जब भी अथॉरिटेटिव पूछेगा, या कुछ तो डिफरेंट होगा। ये हमें परमिसिव की तरफ ज्यादा लेकर के जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, चिल्ड्रन शुड फॉलो देयर पेरेंट्स ऑर्डर्स विदाउट आस्किंग क्वेश्चंस। बिना सवाल पूछे चुपचाप से फॉलो करो। ये क्या है, ये हम सबको मालूम है कि क्या है, बताइए निशा। चलो छोड़ो, तुम्हारी बात पे हमें अब ध्यान ही नहीं देना, क्योंकि हमें पता लग गया। देखिएगा, अगर हम बात करें बी ऑप्शन, 80% लोग कह रहे हैं, यानी अथॉरिटेटिव विदाउट क्वेश्चन। भाई कर दिया आपने कबाड़ कि चिल्ड्रन, हाँ सीरियसली, अभी इतनी देर से इतने क्वेश्चन किए, 5 क्वेश्चन। चिल्ड्रन शुड फॉलो देयर पेरेंट्स ऑर्डर्स विदाउट आस्किंग। विदाउट आस्किंग की बात हो रही है, दैट मीन्स अथॉरिटेरियन है, अथॉरिटेरियन। ठीक, इससे पहले अब ठीक हो गया आंसर अपने आप कबाड़ कहते ही, बहुत बढ़िया। अथॉरिटेटिव में विदाउट क्वेश्चन नहीं होता, वहां रीजंस डिस्कस किए जाएंगे रूल्स के। ठीक, तो बी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पेरेंट्स शुड मेक देयर एक्सपेक्टेशंस ऑफ देयर चिल्ड्रन वेरी क्लियर एंड ओपन टू डिस्कशन। देखो, एक्सपेक्टेशन अपनी के वो क्या चाहते हैं, और ओपन टू डिस्कशन, ऐसा नहीं है कि वो रिजिड है, फ्लेक्सिबल है, चर्चा करके काम बन जाएगा। ठीक है ना, हाँ सही कह रहे हो बिल्कुल प्रतीक्षा, निशा दीदी ही रात करती हैं आने में। देखिएगा एक बार फटाफट से समझिएगा। मेरी इच्छा थी कि एक बड़ा सेशन रखूं, फिर मुझे याद आया जिनका कल सेशन है, या मतलब बहुत लंबा सेशन देखना इतना बढ़िया बात नहीं होगी, तो देन आई डिसाइडेड कि 2 और 3 दिन इसको रखते हैं। देखिएगा, इसलिए मुझे ही आज ज्यादा समय लग गया था, तो मैं थोड़ा सा सो गई थी प्रेपरेशन के बाद। देखिएगा, सी ऑप्शन 83% लोग कह रहे हैं अथॉरिटेटिव। अच्छा, एडोलेसेंस के बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस मैंने डाले हैं, तो वो सारे देखने हैं, है ना, कुछ ना तो ये पीडीएफ ही पढ़ के जानी है। पेरेंट्स शुड मेक देयर एक्सपेक्टेशंस ऑफ देयर चिल्ड्रन वेरी क्लियर, और डिस्कशन होना चाहिए, तो ये अथॉरिटेटिव
अथॉरिटेटिव हो गया सी ऑप्शन। 81% लोग बिल्कुल सही दे रहे हैं। अब आप सही हो गए हैं। एक बार आपको कुछ अच्छा भला बुरा कहो, फिर आप सही जवाब देने लगते हैं। और फिर एक हमारे लर्नर है, उनका कुछ डीवी की प्रॉब्लम फंस गई थी D+V में, तो इमरजेंसी जैसा क्रिएट हो जाता है कई बार। पेरेंट्स शुड डिस्कस द रीजंस बिहाइंड देयर पॉलिसीज विद देयर किड्स रिप्रेजेंट विच पेरेंट। ये तो हम बात कर चुके हैं कि रीजंस देने चाहिए, तो रीजंस वाली तो अथॉरिटेटिव ही है। चलिए फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं अब नए तरह के क्वेश्चंस पे। सोशल एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अ पर्सन एट अ पर्टिकुलर एज इज नोन एज, यानी एक विशेष उम्र में, एक पर्टिकुलर उम्र में, एक निश्चित या एक विशिष्ट उम्र में एक व्यक्ति से सामाजिक अपेक्षाओं को क्या कहा जाएगा। यानी समाज आपसे एक्सपेक्ट करता है कि अब आप ये बॉटल उठा करके ना सिर्फ पानी पिए, इसको धुल भी लें जब जरूरत पड़े। तो ऐसा नहीं है कि ये बॉटल मम्मी लेकर के आ रही हूं भर करके, ठीक, तो कहा जाएगा कितने खराब बच्चे हो भाई, है ना। तो ये क्या हुआ, सोशल एक्सपेक्टेशन हुई। क्या है, सोशल एक्सपेक्टेशन है, ठीक है जी। तो सोशल एक्सपेक्टेशन एट अ पर्टिकुलर एज, किसी एक एज के अनुसार। भाई 5 साल का बच्चा है तो उस तरह की एक्सपेक्टेशन होगी कि यार अब तो क्या मतलब खुद से गिलास तो कम से कम रखाया करो पानी पी के। तो ये क्या हुआ, या टॉयलेट तो वो खुद से जा पाएगा कि नहीं। तो ये पर्टिकुलर एज पे जो सामाजिक अपेक्षाएं हैं आपसे, वो क्या कहलाती हैं, डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स। यस, ये माइलस्टोन्स हैं कि इस एज पे ये चीज अचीव हो जानी चाहिए। जैसे आप रोड पे जाते हैं तो माइलस्टोन्स लगे हुए होते हैं ना कि ये जगह इतने किलोमीटर दूर, तो ये माइलस्टोन्स हैं जो अचीव होते जाने चाहिए। डेवलपमेंटल टास्क, यस, दोनों कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, दोनों कहलाते हैं। तो सी ऑप्शन आप लोग बिल्कुल सही दे पा रहे हैं 62% लोग। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अगर हम बात करें अचीविंग न्यू एंड मैच्योर रिलेशंस विद क्लासमेट्स इज अ डेवलपमेंटल टास्क फॉर, यानी नए और परिपक्व रिश्ते किसके साथ, अपने पीयर्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, किस अवस्था की निशानी है, बताइएगा फटाफट से। न्यू एंड मैच्योर रिलेशंस, सिर्फ ये 3 सेशन हम पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं, 2 एनालिसिस के, और आज के बाद सिर्फ 2 सेशन होंगे। तो जो भी लोग देख रहे हैं या तो वो तीनों सेशन कंप्लीट देखें, आपको अपने कॉन्फिडेंस में, पेपर में, स्कोर में, कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी में, सब में अंतर नजर आ जाएगा, ठीक। और जिन लोगों को बैचेस में डिस्कशन हुआ, जिनके साथ जो भी कराया, सिर्फ उतना मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर लो, है ना। 1-2 क्वेश्चन अलग आ जाए उससे फर्क नहीं पड़ेगा। सी परसेंट कह रहे हैं, 58% लोग सी ऑप्शन कह रहे हैं। इसमें ध्यान से जवाब दीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस आपको पेपर में फंसाएंगे। क्यों, क्योंकि ये ऑप्शंस और इस तरह के ऑप्शंस आ रहे हैं आजकल, है ना, नया ट्रेंड है। क्या है, नया ट्रेंड है। हैविंग घस्ट की टोटल एज कितनी है, इससे क्वेश्चंस आया है। हैविंग घस्ट की टोटल एज, कैसी बातें करते हो। देखो, उन्होंने बेसिकली बर्थ टू 6 ईयर्स दिया है, वो इन्फेंसी भी नहीं कहते उसको, बर्थ टू 6 ईयर्स के डेवलपमेंटल टास्क दिए हैं। अभी मैं दिखाऊंगी आपको 6 to 12 ईयर्स और एडोलसेंस 12 to 18 ईयर्स, ठीक है ना। तो वो 3 स्टेजेस में उन्होंने दिए हैं। कोई कह रहा है कल जिनका एग्जाम है, हुमा कह रही हैं अब वो क्या ही करेंगे अपकमिंग सेशंस। कोई बात नहीं, जो आपने प्रीवियस सेशंस देखे मिक्स्ड क्वेश्चन वो भी अच्छे कराए। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो अभी समस्याओं को जितना हो जाए उतना अच्छा है। सी ऑप्शन कह रहे हैं 58%। मैं खुद अभी थोड़ा सा हो पाई हूँ कि करा पाऊँ, आपके साथ थोड़ा लग पाऊँ। अचीविंग न्यू एंड मैच्योर रिलेशंस विद क्लासमेट्स इज अ डेवलपमेंटल टास्क फॉर, किस उम्र का डेवलपमेंटल टास्क है, नए और मैच्योर रिलेशंस। सी 58%, सी गलत कर दिया देखो आपने, क्योंकि आपने ये देखा ही नहीं, है ना। और ऐसे ही करेंगे पेपर में भी, लोग क्लिक कर देंगे फटाफट से ए ऑप्शन, ये नहीं देखेंगे चूज किस में से करना है। 58% लोग अभी भी गलत जवाब दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये ए कैसे हो जाएगा, चाइल्डहुड की बात है, न्यू एंड मैच्योर। चाइल्डहुड में कुछ भी मैच्योर नहीं होता, सब सूडो होता है, ठीक है ना। सूडो मैच्योरिटी, लेटर चाइल्डहुड, ठीक है, 6 से 12 वर्ष। तो अगर हम बात करें यहाँ चाइल्डहुड किसको कह रहे हैं, 6 से 12 को कह रहे हैं, ठीक। इन्फेंसी का कोई मतलब नहीं है न्यू और मैच्योर का। न्यू एंड मैच्योर कहाँ आते हैं, एडोलेसेंस में। और एडोलेसेंस क्या है, सी ऑप्शन, यानी 4th ऑप्शन शुड बी दी राइट आंसर ओवर हियर, ठीक है। क्या समझे कि नहीं, बताइए। सिर्फ डी ऑप्शन सही है जिन्होंने दिए हैं जवाब। सहपाठियों के साथ नए और परिपक्व कहां होते हैं चाइल्डहुड में रिश्ते, एडोलसेंस में रीजनिंग आएगी, एब्स्ट्रैक्ट थॉट आएगा, तब जाकर के तो परिपक्व होंगे। तो किशोरावस्था कहां है, 4th ऑप्शन में है। तो सही जवाब क्या होगा इसका, 4 होगा, यानी डी हो जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हो भावनाएं। तुम ऑप्शन भी इस तरह के क्वेश्चन 1 2 3 4 दिया करो जिसमें इस तरह से लिखा हुआ वो। देखिएगा आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, लर्निंग टू गेट अलॉन्ग विद एज मेट्स, यानी एज मेट्स के साथ गेट अलॉन्ग करना सीखना, समूह में घुलना मिलना
सीखना। पहला ऑप्शन है चाइल्डहुड, दूसरा ऑप्शन है डेवलपमेंटल टास्क है इन्फेंसी का, एडोलेसेंस का, या ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव ज्यादा खुशी में लगाएंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने हर एक एज के लिए अलग अलग जो आपके टास्क हैं वो बताए हुए हैं बहुत ही प्यारे तरीके से। तो लर्निंग टू गेट अलॉन्ग विद एज मेट्स, गैंग एज याद करो, गैंग एज याद करो, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, अपने आप जोड़ लोगे चीजों को। ठीक, 6 से 12, लेटर चाइल्डहुड उत्तर बाल्यावस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, लेटेंसी अगर हम फ्रॉइड की बात करें। ठीक, तो ये क्या है, एज मेट्स के साथ गेट अलॉन्ग करना, मतलब चाइल्डहुड की कहीं बात हो रही है, और अगर चाइल्डहुड की बात हो रही है दैट मीन्स ए ऑप्शन कहां है हमारा 3 में। तो इस बार आपने 70% लोगों ने सही जवाब दिया है। वो हमारे एंड पे जो ऑप्शंस लिखे गए थे, हो सकता है उसकी वजह से भी आपने पिछली बार थोड़ा सा गड़बड़ की हो। ठीक, तो इस बार आप लोग सही उत्तर दे रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। भाई ऐसा नहीं है कि एडोलेसेंस में नहीं होगी ये चीज, बट एडोलेसेंस में वो मेच्योरिटी वाली बात होगी, या फिर पीयर ग्रुप का अत्यधिक प्रभाव है, इस तरह का कुछ देगा। ये तो बात है सिंपल गेट अलॉन्ग, यानी खेलना कूदना या घुलना मिलना शुरू किया तो वो चाइल्डहुड में शुरू हो जाता है, स्पेशली लेटर चाइल्डहुड 6 से 12 वर्ष में। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, अचीविंग एप्रोप्रिएट मस्कुलिन और फेमिनिन सोशल रोल इज अ टास्क ऑफ। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हल्का सा ट्वीक करेगा, एक शब्द चेंज करेगा और आंसर चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये आपका जन्म से 5 साल 6 साल में भी है, ये 6 से 12 में भी है, और 12 से 18 में भी है, डिपेंड करेगा पूछा कैसे है। ठीक है ना, तो अचीविंग एप्रोप्रिएट मस्कुलिन एंड फेमिनिन रोल इज अ टास्क ऑफ, बताइए। मस्कुलिन एंड फेमिनिन रोल अचीव करना, प्रॉपरली अचीव करने की बात हुई है, तो अचीव करना कहां आएगा भाई, एडोलेसेंस में आएगा। कहां आएगा, एडोलेसेंस में आएगा। और एडोलेसेंस कहां है, 4 ऑप्शन में है, जो कि 68% लोग सही जवाब दे पा रहे हैं। हाँ देखो, प्रतीक्षा कह रही है मैम केवीएस टीजीटी के ऑप्शंस ऐसे ही उल्टे पुल्टे आए थे, 1324 1342 करके, बहुत ध्यान देना पड़ता है। एग्जैक्टली वो आपका वहीं पे प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक हो जाएगा। तो ये जरूरी है कि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस इस तरह ही करके जाएं। एवरेज काम मेरे से हो नहीं पाता, इसलिए इस बार दिक्कत ज्यादा हुई है, समय की तंगी रही। देखिएगा, अगर हम बात करें तो ये सी ऑप्शन हो गया, यानी एडोलेसेंस, जहां पे प्रॉपर मस्कुलिन और फेमिनिन रोल्स आप एक्वायर करते हैं। आगे आप फ्यूचर मैरिज वगैरह की प्रिपरेशन भी यहीं पे शुरू हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है 13। ये मैं सारा दिखा दूंगी आपको, ये मैंने लिस्ट इसमें शेयर कर दी है, आपको पीडीएफ पे भी मिल जाएगी, पीडीएफ में भी, कि कैसे कौन से रोल कब हैं, कौन से टास्क कब हैं, ताकि आप कंफ्यूज ना होते रहें। अचीविंग ऑफ एप्रोप्रिएट माइलस्टोन्स एज पर एज इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, भाई आयु के अनुसार जो माइलस्टोन्स हैं या डेवलपमेंटल टास्क हैं उनको अचीव करना जरूरी क्यों है, अगर नहीं होंगे तो क्या होगा, ये है इसका कहीं ना कहीं मतलब इस क्वेश्चन का। तो पहला ऑप्शन है, इट मेक्स द चाइल्ड फील इंफीरियर एंड दिस लीड्स टू अनहैप्पीनेस, यानी अगर अपनी एज के अकॉर्डिंग बाकी बच्चे अचीव कर ले रहे हैं और आप नहीं कर रहे हैं, तो आपके लिए इंफीरियोरिटी जैसी बात हो जाएगी। आपको हर कोई कहेगा वो बच्चा तो कर लेता है अपना होमवर्क, तुम तो कर नहीं पाते हो। तो एक तो आप दूसरों से हीन भावना के शिकार हो जाएंगे अगर आप डेवलपमेंटल टास्क अचीव नहीं कर पाते हैं। तो दिस लीड्स टू अनहैप्पीनेस, इससे फिर क्या होगा, जब इंफीरियर आप महसूस करेंगे, दूसरों से कम महसूस करेंगे खुद को, तो आपके में हताशा आएगी, दुख आएगा। बात तो सही है, इसलिए जरूरी है कि हम क्या कर लें, माइलस्टोन्स को अचीव कर लें। ठीक, फिर आता है बी ऑप्शन, इट रिजल्ट्स इन सोशल डिसअप्रूवल व्हिच इज ऑफन अकम्पनीड बाय रिजेक्शन। अगर इससे क्या होगा, आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा समाज में, क्योंकि आप तो वो काम कर ही नहीं पा रहे हैं जो आपकी एज के लोग कर पा रहे हैं। मान लीजिए अडल्टहुड का एक टास्क है, अडल्टहुड आपके काम का नहीं है, बट मैं फॉर एग्जांपल ले लेती हूँ, आपने शादी नहीं की है ना, तो हो सकता है कई जगह पे सोसाइटी के ऐसे कई एस्पेक्ट्स में, कई पार्टीज में आपको बुलाया ना जाए, है ना। वैसे आज का जमाना बदल रहा है, बट ऐसा पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि आप तो सो कॉल्ड फैमिली वाले व्यक्ति नहीं है, तो डिसअप्रूव हो जाए आप उस जगह को लेकर के। ठीक, तो ये क्या हुआ, डिसअप्रूवल अगर आ जाएगा, उससे रिजेक्शन फेस करना पड़ सकता है अगर आपने समय पे वो डेवलपमेंटल टास्क, क्योंकि ये सोशल एक्सपेक्टेशंस हैं। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अपनी आइडेंटिटी खो दें, बट जैसे हम डेवलपमेंट में इसको पढ़ते हैं उस हिसाब से हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अभी इस पे अलग से इंडिविजुअली ज्यादा बात नहीं करेंगे, बस इतना ही मानेंगे कि इसके नुकसान क्या हो सकते हैं। ठीक है, बात अच्छी नहीं लग रही कि अच्छी लग रही है तो खुशी खुशी लाइक भी करते रहो, ताकि पता लगे। इट मेक्स द मास्टरी ऑफ न्यू डेवलपमेंटल टास्क डिफिकल्ट, यानी कि जो नए विकासात्मक कार्य हैं उनकी निपुणता में क्या होगा, मुश्किल हो जाएगी। यानी एक स्टेज के काम ही आपसे नहीं हो पाए तो नेक्स्ट स्टेज में भी दिक्कत होगी।
तो ये बात भी सही है, इसलिए भी जरूरी है, तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ये क्या हुआ तुम्हारा पोल क्यों अटक गया? चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 14। देखिएगा, जवाब दीजिएगा ध्यान से। ठीक, अगर हम बात करते हैं यहां अचीविंग फिजियोलॉजिकल स्टेबिलिटी, ये सब खुद से क्वालिटी क्वेश्चंस बनाए गए हैं। देखिएगा, अचीविंग फिजियोलॉजिकल स्टेबिलिटी इज अ टास्क ऑफ, यानी फिजियोलॉजिकल स्टेबिलिटी आप में आ रही है। आप ऐसे, कोई आपको बॉटल देता है तो आप इधर नहीं लुढ़क जाते हैं या गिर जाते हैं, ना ही दूसरी तरफ। ठीक, मतलब आप स्टेबिलिटी अचीव कर पा रहे हैं, आप बैठ पाते हैं, आपकी गर्दन संभाल पाते हैं आप। ठीक, तो ये किस स्टेज के टास्क हैं? फिजियोलॉजिकल स्टेबिलिटी गेन करना। 4 ऑप्शन कह रहे हैं आप लोग। सी, एडोलेसेंस। यार फिजियोलॉजिकल स्टेबिलिटी की बात हो रही है, ठीक है, किसकी बात हो रही है? फिर से सोचो एक बार। फिजियोलॉजिकल स्टेबिलिटी की बात हो रही है कि आप स्टेबल हो पा रहे हैं। ये बात नहीं हो रही है कि आप दौड़ पा रहे हैं या फिर बहुत कॉम्पिटेंट हैं फिजिकली, है ना, उसकी चर्चा नहीं हो रही है यहाँ पे। थोड़ा सा ध्यान से जवाब दीजिए। सी कह रहे हैं आप 36% लोग। सी में कौन है? सी मतलब 3, ए चाइल्डहुड। चलो कुछ हद तक सही मानेंगे। और बताओ, और ट्राई करो इसमें। चले देखिएगा, अगर हम बात करें यहां पे, अगर हम यहां एक चीज बहुत ही अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करें तो हमें आ जाएगी एक बात समझ कि ये चीज आपकी इन्फेंसी में जानी चाहिए। किधर? इन्फेंसी में जानी चाहिए ये चीज। बर्थ टू 6 years, अगर हम हैविंघर्स्ट की माने, उन्होंने ये डेवलपमेंटल टास्क दिए हैं, है ना, हैविंघर्स्ट। ठीक, तो अगर हम बात करें तो ये बर्थ टू 6 years का काम है। बी ऑप्शन कहां मिलेगा? सेकंड ऑप्शन में। ठीक, इस पे किसी का ध्यान ही नहीं गया। देखिए, इसमें छोटी छोटी सी चीजें जिन पे हम बात करते हैं। फिजियोलॉजिकल स्टेबिलिटी है कि गर्दन संभालनी सीख ली बच्चे ने, बच्चा बैठने लग गया, खुद से गिर नहीं जाता है, ये फिजियोलॉजिकल स्टेबिलिटी है, शारीरिक स्थिरता है। ठीक, और अभी आगे क्वेश्चन आएगा, मैं पहले से बता दूंगी तो आपको जवाब भी मिल जाएगा। अंतर क्या है? ये फिजियोलॉजिकल स्टेबिलिटी इन्फेंसी या जन्म से 6 वर्ष। जब बात आए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, अभी इससे रिलेटेड नहीं है बट ठीक है, मतलब आएगा आगे, अभी पहले से मैं नहीं बताऊंगी, फिर चर्चा करेंगे जब ये पूरा टॉपिक हो जाएगा। लर्निंग टू कंट्रोल द एलिमिनेशन ऑफ बॉडीली वेस्ट, यानी बॉडी वेस्ट को के उन्मूलन की बात जब आ रही है, शौच के उन्मूलन की बात कब सीखेगा बच्चा? एक तरह से टॉयलेट ट्रेनिंग कब होगी उसकी? तो बर्थ टू 6, 6 to 12, 12 to 18 या कभी नहीं? बताइए, हैं ऐसे लोग जिनको अभी भी मम्मी ही या घर वाले सूसू पार्टी कराने ले जाते हैं? भाई, लर्निंग टू कंट्रोल द एलिमिनेशन ऑफ बॉडी वेस्ट, ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी वो बच्चा तो पहले बेड वेटिंग ही कर देगा ना, बिस्तर ही गीला कर देगा, अभी उसको बॉडीली वेस्ट को कंट्रोल करना नहीं आता। बाद में आपको पता है वॉशरूम जाना है ना, तो ये कब सीखते हैं आप? शुरुआत में ही सीख जाते हैं। बर्थ टू 6 years का ही टास्क है ये, यानी ए ऑप्शन, और ए ऑप्शन है थर्ड में, तो 3 यानी नंबर 3, ये बर्थ टू 6 years का टास्क है, बॉडीली वेस्ट या टॉयलेट ट्रेनिंग। ठीक, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पर। लर्निंग टू टेक सॉलिड फूड, यानी ठोस आहार लेना, यानी अब आप बच्चे को आप सेरेलक खिलाइए उसको, है ना, मैगी खिला दीजिए, बेसिकली ठोस आहार। पहले तो हम कहते हैं ना 6 महीने तक तो माँ के दूध पर ही काम चलेगा, तो सॉलिड फूड लेना कब सीखेगा ये पूछा है। लिफ्ट तो चल रही है, मम्मी तो चिंतित थी कि नहीं चल रही, जैसे मम्मी को भी जाना हो नीचे। अच्छा, चलिए देखिएगा, फटाफट से बताइएगा। हम लोग हो चुके हैं जुड़ के 10,200 कुछ लोग इतनी रात को। देखिएगा, अगर हम बात करें कितने लोगों ने लाइक किया? 4,700 लोगों ने। देखिए 81% लोग 3 कह रहे हैं। चलिए समझते हैं क्या कहानी है। लर्निंग टू टेक सॉलिड फूड्स, भाई सॉलिड फूड्स जन्म से 6 वर्ष के बीच ही लेना शुरू कर दोगे ना, या बाद में, तब तक तो काम नहीं चल पाएगा आपका, तब तक तो आप खा लो 4 रोटियां। ठीक, 6 to 12 में, 12 to 18 उससे पहले ही शुरू कर देते हो प्रॉपर खाना खाना। लर्निंग सेक्स डिफरेंसेस, देखो ये बड़ी अमेजिंग, ये सेक्स डिफरेंसेस वाला और फिजियोलॉजिकल स्टेबिलिटी वाला, ये दोनों मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, ठीक है ना। अंशिका, जो जब हो जाए तब बेहतर है ना। देखिएगा, लर्निंग सेक्स डिफरेंसेस, अब सेक्स डिफरेंसेस की जब हम बात कर रहे हैं तो कब सीखेगा व्यक्ति? फटाफट से बताओ कमेंट्स करके, कमेंट भी मत करो, पोल में बता दो आप लोग लाइव हो अभी। 3 ऑप्शन में कह रहे हैं कि सेक्स डिफरेंसेस या लिंग का अंतर
कि मेल और फीमेल अलग होते हैं, जेंडर में अंतर होता है, ये कब सीखेगा, है ना। इसको जेंडर भी लिख सकते हैं यहां पर, क्योंकि इनिशियली ये डिपेंड करता है पेपर में किस तरह से पूछ ले, ठीक। तो अगर हम बात कर रहे हैं यहां कि सेक्स डिफरेंस के बारे में, उसको अंतर है मेल और फीमेल, और आप जेंडर चेंज नहीं कर सकते, ये सब कब, पहली बार कब सीखेगा वो, बर्थ टू 6 ईयर्स में ही। लर्निंग सेक्स डिफरेंसेस, इसका मतलब ये नहीं कि वो रोल सीख गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बाकी सारी, बस उसको पता लगा है कि ये अलग जेंडर है, ये अलग जेंडर है, 3-3.5 साल की उम्र में ही पहला एहसास, ठीक। तो बर्थ, जिसको जेंडर कॉन्स्टेंसी बोलते हैं, बर्थ टू 6 ईयर्स, इसमें सभी ने गलतियां की हैं, बर्थ टू 6 ईयर्स, इसका 3 ऑप्शन सही होगा। जन्म से 6 वर्ष के बीच ही सेक्स डिफरेंसेस। अब देखो, दो चीजों में अंतर है। अभी जब हम बात कर रहे थे कि जेंडर रोल्स, मस्कुलिन और फेमिनिन रोल्स या सेक्स रोल्स की अगर बात करेगा, तो रोल्स तो व्यक्ति एक्वायर करता है कहां, एडोलेसेंस में। एडोलेसेंस बोले तो अभी बताएंगे कौन सी एज की अवस्था होती है ना, क्योंकि क्वेश्चन मैंने इसी तरह से बनाया हुआ है, पहले कुछ नहीं बताऊंगी आज। और लर्निंग सेक्स डिफरेंस, उसको पता है कि अंतर होता है, सेक्स डिफरेंस जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है, वो पता उसको बर्थ टू 6 ईयर्स में चल जाएगा, इन्फेंसी में ही चल जाएगा। दो चीजों में अंतर है। और अगर हम बात करें, एक तीसरी भी चीज है जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको शायद देखने को मिलेगी, इसलिए मैं वो बता नहीं रही, ठीक। तो आंसर इसका हो गया आपका बर्थ टू 6। ये देखिएगा, लर्निंग फिजिकल स्किल्स नेसेसरी फॉर ऑर्डिनरी गेम्स। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कौशल। भाई दौड़ना भी पड़ेगा, भागना भी पड़ेगा, कूदना भी सीखेगा बच्चा, किस उम्र में आखिर। लर्निंग फिजिकल स्किल्स नेसेसरी फॉर ऑर्डिनरी गेम्स, बेसिक, वो टापू होता है, स्टेपू होता है, हाँ, उस तरह के गेम खेलने लायक फिजिकल स्टेबिलिटी वो सीख पाए, किस स्टेज में होगा, फटाफट से बताओ। 6 to 12। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कौन है ये व्यक्ति? हाँ, प्रदीप शर्मा कह रहे हैं, इट फील्स लाइक यू आर नॉट सीरियस दिस टाइम। प्रदीप शर्मा, उधर उस साइड स्क्रीन के आप अभी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि अब मैं हर रोज तो आपको क्या ही बताऊं कि सिचुएशन क्या है या किस तरह की चीजें रही हैं इस दौरान। तो अगर मैं आपके सामने आ पा रही हूं तो ये मानिए कि मैं इसको सीरियसली ले रही हूं, अदरवाइज बिल्कुल नहीं दिखती मैं आपको। पिछले 5 सेशन प्रैक्टिस के हो चुके हैं, सिलेबस खत्म हो चुका है टाइम पे, ये भी मैं अगर एंड मोमेंट पे करा रही हूँ तो समझो इस बात को, अदरवाइज हमेशा मैं आपके साथ खड़ी ही होती हूँ। देखिएगा, अगर हम बात करें और पिछले 52% यानी लर्निंग फिजिकल स्किल्स फॉर ऑर्डिनरी गेम्स, 52% लोग क्या कह रहे हैं, 2 ऑप्शन क्या है हमारा यहाँ पे, बी, और बी है 6 to 12। चलिए, बहुत बढ़िया। भाई बर्थ टू 6 में वो ऑर्डिनरी गेम्स के लायक उतनी बढ़िया स्ट्रेंथ उसमें नहीं होती कि वो स्टेपू खेल ले, है ना, और जो भी इस तरह के ऑर्डिनरी गेम्स हैं, तब तो वो बेसिक टॉयज के साथ खेल के खुश हो जाता है 3 से 6 वर्ष में, जिसको टॉय एज कहते हैं। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 6 to 12 ईयर्स। ठीक, अब एक नजर मार लेते हैं किस पे, कि ये क्या कहानी थी, आप कंफ्यूज कहां हुए। लर्निंग टू वॉक, टेक सॉलिड फूड, लर्निंग टू टॉक, लर्निंग टू कंट्रोल द एलिमिनेशन ऑफ बॉडीली वेस्ट, लर्निंग सेक्स डिफरेंसेस एंड सेक्सुअल मॉडेस्टी। ये आप बेशक भूल सकते हैं, बाद में इन्होंने इसको जेंडर मॉडेस्टी कर दिया, क्योंकि उस टाइम पे जब ये थियरी या डेवलपमेंटल टास्क बनाए जा रहे थे, उस समय पे सेक्स और जेंडर में उतना बड़ा रिसर्च उस तरह से नहीं हो पाई थी। तो आज के समय में अगर ये आएगा तो जेंडर डिफरेंसेस के नाम से आएगा, बट जो पुरानी ऑथेंटिक बुक्स में है अभी भी सेक्स डिफरेंस ही लिखा हुआ है, दोनों में से कुछ भी हो चल जाएगा। लर्निंग सेक्स डिफरेंसेस एंड सेक्सुअल मॉडेस्टी, तो बेसिकली बच्चे को पता लगता है कि डिफरेंस होता है कुछ, और ये इस तरह से रहते हैं, हम थोड़ा सा ये वाले कपड़े पहनते हैं, ये वाले जेंडर का बेसिक अंतर जो भी होगा। तो लर्निंग सेक्स डिफरेंस कहां आ जाएगा, जन्म से 6 में ही आ जाएगा। बाकी तो आप समझ ही जाएंगे कि भाई चलना कब सीखेगा, खाना कब सीखेगा, और क्या हो सकता है यहाँ पर, अचीविंग फिजियोलॉजिकल स्टेबिलिटी, यानी बच्चा अपनी गर्दन संभालना सीख गया। ठीक, फॉर्मिंग सिंपल कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशल एंड फिजिकल रियलिटी, भाई सामाजिक दुनिया होती है, एक भौतिक दुनिया होती है, पेड़ पौधे इंसान, ये वाली दुनिया की रियलिटी वो पहली बार पता होगी उसको, बर्थ टू 6 में लग जाएगी। लर्निंग टू रिलेट टू वन सेल्फ इमोशनली टू पेरेंट्स, सिबलिंग्स एंड अदर पीपल, जो भी आसपास के लोग हैं उनसे इमोशनली, मम्मी परेशान है तो वो खुद भी दुखी हो जाएगा, रिलेट कर पाएगा। लर्निंग टू डिस्टिंग्विश राइट एंड रॉन्ग एंड डेवलपिंग अ कॉन्साइंस, तो वो डिस्टिंग्विश करना सीखता है, ऐसा नहीं कि सीख गया है। ठीक, तो ये कॉन्साइंस में भी फंसते हैं लोग। फिर आता है 6 to 12 ईयर्स। 6 to 12 में, जो कि लेटर चाइल्डहुड है, लर्निंग फिजिकल स्किल्स नेसेसरी फॉर ऑर्डिनरी गेम्स, ये हमने अभी देखा, खेलना कूदना दौड़ना भागना। होलसम एटीट्यूड होगा खुद के प्रति। लर्निंग टू गेट अलोंग विद एज मेट्स, क्योंकि ये गैंग एज है। ठीक, लर्निंग एन एप्रोप्रिएट मस्कुलिन और फेमिनिन
सेक्स रोल। अब डिफरेंस है यहां पे, क्या है, एप्रोप्रिएट सेक्स रोल। एप्रोप्रिएट यानी कौन सा तरीका सही होगा बिहेव करने का, है ना। मैं जाती हूं बोलोगे, जाता हूं नहीं बोलते हैं, मेल फीमेल का अंतर हो गया, ये वो वॉट एवर। तो एप्रोप्रिएट सेक्स रोल के बारे में पता लगेगा उसे। ऐसा नहीं कि वो जेंडर भूमिकाएं निभाने लग गया है ना। अभी उसको सेक्स डिफरेंस का पता चला जन्म से 6 में। जेंडर रोल्स या सेक्सुअल जो आपका फेमिनिन और मस्कुलिन रोल्स हैं उनको वो एडोलसेंस में जाके निभाएगा। और एप्रोप्रिएट सेक्स रोल्स का जो पता लगा है कि मम्मी ये काम करते हैं, पापा ये काम करते हैं, ये क्या है, ये पता लगा है आपका 6 to 12 में। ठीक है, तो ये 3 अलग अलग चीजें हैं। आगे बढ़ेंगे। अब एक क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत ही भारी, बहुत ही अच्छा, लाइट भी कह सकते हो आप इसको, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। स्वॉट एनालिसिस। अब कुछ एडोलसेंस के क्वेश्चंस करेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस एडोलसेंस के आपके लिए बनाए गए हैं। ठीक है ना, देखिएगा फटाफट से, फिर ही हम आगे बढ़ेंगे। कोई कह रहा है कि सीरियस है दीदी, इस्माइल 24 को पेपर है, आप पर भरोसा है, बहुत बढ़िया। चलिए अभिषेक पढ़ लीजिए, है ना। मैं मजे मजे में कहती हूँ, आपको लगता है सीरियस नहीं हो, है। कल से जगी हुई पीपीटी बन रही है, क्वेश्चंस बन रहे हैं, ये देखें आपने पहले क्वेश्चंस कहीं, इवन अरेंज भी करने में कई बार टाइम जाता है, क्या कराना है क्या नहीं कराना है। शाम को 4 बजे इंसान सोए तो आपको लग रहा है सोते ही रह गई मैं, 3.5 घंटे भी ना सोए व्यक्ति। देखिएगा, तो अगर हम बात करें 4 ऑप्शन की, तो 80% लोग कह रहे हैं स्वॉट एनालिसिस इज प्लानिंग टूल दैट इवेल्युएट्स 4 एलिमेंट्स। तो स्वॉट एनालिसिस या एक स्वॉट विश्लेषण जिसको हम बोलते हैं, ये सेल्फ एनालिसिस का एक तरीका है कि व्यक्ति या बच्चा या स्पेशली एडोलसेंट जो 12 से 18 की उम्र के लोग हैं, तो वो किशोर या किशोरी जो हैं अपने आप को इवेल्युएट कर पाएंगे इस स्वॉट एनालिसिस के थ्रू, विश्लेषण के थ्रू। स्वॉट में फुल फॉर्म एस फॉर स्ट्रेंथ्स, यानी बच्चा मेरी क्या स्ट्रेंथ्स है, मेरी शक्तियां क्या है, किन चीजों में, किन सब्जेक्ट्स में, किन इमोशंस में मैं अच्छा हूं, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, ये वो खुद के बारे में ऑब्जर्व कर पाए। वीकनेसेस क्या है, डब्ल्यू फॉर वीकनेस, मेरी कमजोरियां क्या है, मैं किस क्षेत्र में वीक हूं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, मैथ्स हो, इमोशनली कोई एस्पेक्ट हो। अपॉर्चुनिटीज, मेरे पास अवसर क्या है या क्या हो सकते हैं, तो क्या आगे अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं लाइफ में। जैसे आप एग्जाम को लेके भी एनालिसिस कर सकते हो कि अच्छा ये वाला नहीं हुआ तो आगे क्या करेंगे, तो अवसर, या हो गया तो कैसी प्लान कर रहे हैं लाइफ। थ्रेट्स, खतरे क्या हैं उस चीज के प्रति कि भाई पेपर कैंसिल ना हो जाए, ये ना हो जाए, टाइम पे पहुंच जाऊं, है ना, ये क्या हो गए, खतरे हो गए। तो स्वॉट एनालिसिस में क्या है, एस फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटीज, टी फॉर थ्रेट्स। तो इन चारों का आप एनालिसिस करते हैं, ये बच्चा खुद भी कर सकता है अपने बारे में, और फिर एक फाइनल स्ट्रेटजी पे पहुंच पाएंगे। तो आंसर क्या हो गया इसका, ए बी सी डी। 76% लोग बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं ये किसी ना किसी साइड में जरूर आएगा, है ना। तो स्वॉट एनालिसिस की जब हम बात कर रहे हैं तो इसकी कहानी ये हो गई कि आपकी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स को देख पाना, ये एनसीईआरटी कहता है ऐसा। एडोलसेंट्स के लिए स्पेशली है कि किशोर या किशोरी जो हैं वो 12 से 18 वाले लोग तो देख ही पाए। जनरली भी अगर बच्चा देख पा रहा है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर स्वॉट को हम ऐसे देखें तो इसको एक बार देखिएगा। अगर हम बात करें, आज एसी ऑन करना ही पड़ेगा, कहां से करें ऑन, देखना वो प्लग एमसीबी कुछ देखिएगा। तो अगर हम बात करते हैं, यहां चिपके मत रह जाना, मैं क्लास लूंगी, बीच में नहीं हटाने आऊंगी। देखिएगा, अगर हम बात करें, अगर स्वॉट की बात करें तो स्ट्रेंथ्स, हमारी स्ट्रेंथ्स क्या होंगी, हेल्पफुल होंगी हमारे लिए, ठीक, इंटरनल होंगी। अगर वीकनेसेस की बात कर रहे हैं तो ये हार्मफुल भी हो सकती है। क्या हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, थ्रेट्स भी हार्मफुल वाली कैटेगरी में। तो वीकनेस और थ्रेट्स को हम हार्मफुल वाली कैटेगरी में डाल सकते हैं, जबकि अपॉर्चुनिटी और स्ट्रेंथ जो है वो हेल्पफुल वाली कैटेगरी में आएंगी। स्ट्रेंथ आपकी इंटरनल मानी जाएगी यहां पर, और एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज को माना जाएगा, ठीक है ना। हार्मफुल आपकी थ्रेट्स और वीकनेसेस हो सकती हैं, और थ्रेट्स एक्सटर्नल हो सकती हैं, वीकनेस आपकी इंटरनल होती है। तो इसको इस तरह से भी देख लेना है एक बार, ताकि चीजें समझ में आ जाए, ठीक है ना। निशा मैम को बचा लेना प्लीज, देख रही हो। चलो आगे बढ़ते हैं, काफी अच्छे ह्यूमन बीइंग्स हैं आप। देखिएगा, तो स्वॉट आप इस तरह से एनालिसिस कर सकते हैं कि ये मीनिंग है। और आप क्या करेंगे, जब स्वॉट आपने लिख दिया कि भाई अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस, अपनी अपॉर्चुनिटीज, अपने थ्रेट्स खुद लिखो एक पेपर पे या खुद से बताओ, तो आस्क ईच पार्टिसिपेंट टू डू अ सेल्फ स्वॉट एनालिसिस, यानी सेल्फ एनालिसिस, एक सेल्फ इवेल्युएशन बच्चा खुद से कर पाएगा, उसकी क्या स्ट्रेंथ है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, थ्रेट्स क्या है, ठीक है ना। क्लियर है। टीचर्स वर्ल्ड उसमें दिक्कत हो जाएगी, लेकिन अगर आप तो भर गए ना फॉर्म्स। देखिए,
एक और चीज है इसमें, सिंपैथी और एम्पैथी पे क्वेश्चन आया है और इसको आप थोड़ा सा ध्यान से लेंगे। सिंपैथी की जब हम बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं सहानुभूति, कि हाँ मुझे तुम्हारे दर्द में, कि हाँ यार बुरा लग रहा है, तुम्हारे लिए बड़ा बुरा लगा, तुम्हारे साथ ये घटना घट गई, यानी दुख है या पिटी है, दया महसूस हो रही है किसी के लिए, दुख महसूस हो रहा है किसी के लिए, सिंपैथी है। बेटर क्या है? बेटर है एक टीचर में या बच्चों में भी आप एम्पैथी डेवलप कर पाए। समानुभूति कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? समानुभूति कहते हैं। तो सहानुभूति से बेटर है समानुभूति, एम्पैथी। एम्पैथी क्या है? आप दूसरे के दर्द को एग्जैक्टली फील कर पा रहे हैं, या फिर आप खुद को बेसिकली उसके व्यू पॉइंट से देख पा रहे हैं। फील करना तो चलो सिंपैथी में भी आ जाएगा, लेकिन दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से देख पाना, या उसके शूज में होकर के देख पाना, उस जगह पे खड़े होकर के देख पाना। अगर आपकी लाइफ में वैसा कुछ हुआ होगा, आप एम्पैथाइज कर पाएंगे, या फिर आप सच में ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो एम्पैथेटिक है, जैसे मदर टेरेसा की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो एम्पैथी क्या है? दूसरे के शूज में जाकर के खुद को उस सिचुएशन में खड़े करके देख पाना, एम्पैथी है। सिंपैथी क्या है? हाँ तुम्हारे दुख में हमें भी दुख हुआ जी, फील हो रहा है आपको, सैड फील हो रहा है किसी के लिए, पिटी, दया का भाव आ रहा है, तो वो सिंपैथी है। लेकिन जब आप दूसरे के व्यू पॉइंट से एग्जैक्टली उस जगह पे खड़े होकर के देख पाते हैं, तो वो एम्पैथी है। अब इसके लिए ये जरूरी है कि हम एक ओला करके, इन्होंने एक टेक्निक बताई हुई है एनसीईआरटी ने। ओला क्या है? ओला ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट नहीं है, ये शॉर्ट फॉर्म्स में कराती रहती हूं आपको। O फॉर ऑब्जर्व, यानी आप ऑब्जर्व करिए। L फॉर लिसन, यानी बच्चे भी एक दूसरे को सुनना सीखें, या आप भी एज अ टीचर बच्चों को सुनना सीखें। तो पहले तो आप अवलोकन करते हैं, व्यक्ति के हाव भाव से पता चल जाएगा वो स्ट्रेस्ड है नहीं है। लिसन की अगर हम बात कर रहे हैं तो सुनेंगे आप, है ना, बिना सामने वाले को बॉदर किए, एक अच्छे लिसनर की तरह। और फिर आस्क, यानी पूछेंगे क्लियर करने के लिए कि आपको समझ में आ पाया या नहीं आ पाया, सामने वाला क्या कहना चाहता है उस बात को कंफर्म करेंगे पूछ करके। ठीक है ना? आई अंडरस्टैंड प्रदीप। देखिएगा, तो अगर हम बात करें यहां पर, तो ओला में क्या है, ये सिंपैथी और एम्पैथी के लिए, एम्पैथी डेवलप कराने के लिए हम बेसिकली ये टेक्निक यूज कर सकते हैं, या बच्चों को और बेहतर तरीके से समझने के लिए। तो इन केस ये आ जाए तो आपको पता होना चाहिए ऑब्जर्व, यानी आप बच्चे को देख रहे हैं या बच्चा खुद को ऑब्जर्व करता है। आप क्या करते हैं? एल फॉर लिसन, सुनते हैं। और बच्चों में भी ये आदत डेवलप करा सकते हैं और पूछते हैं फिर कंफर्म कराने के लिए। तो ये एक अच्छी टेक्निक हो जाएगी जिससे बच्चा खुद को और दूसरों को और एम्पैथाइज भी बेटर कर पाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर है 20। एडोलेसेंस इज द पीरियड बिटवीन, यानी किशोरावस्था किस के बीच का एक पीरियड है। किशोरावस्था से कई इंपॉर्टेंट चीजें, जो डाउट्स होंगे ना, जिनमें आप फंस सकते थे कल पेपर में। एडोलेसेंस सबने पढ़ा होगा, लेकिन कई चीजें ऐसी निकल करके आएंगी जो आपने पढ़ी तो है बट ध्यान नहीं दिया उनपे, है ना। तो वो अभी आपकी यहीं क्लियर हो जाएंगी। एटलीस्ट ऐसा ना लगे आपको कि सब कुछ पता है और पेपर में आप फंसे। बताइएगा फटाफट से, तभी हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, बी ऑप्शन 96% लोग कह रहे हैं। तो अगर हम बात करें यहां, एडोलेसेंस इज द पीरियड बिटवीन, यानी किशोरावस्था किसके बीच का पीरियड है, तो ये बच्चे को पता है। नहीं पता तो पता हो जाना चाहिए कि चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड के बीच का जो ट्रांजिशनल पीरियड है वो क्या कहलाता है निशा? एडोलेसेंस कहलाता है। बहुत ही भारी आवाज में, बहुत ही मेहनत के साथ निशा ने बता दिया है। थोड़ा पोल का टाइम इंक्रीज कर दो यार, अभी तक ये दे भी नहीं पाते हैं बेचारे। ट्रांजिशनल पीरियड या ब्रिज पीरियड एक तरह से, ठीक है ना। इसको हम किसके बीच की चौखट कह सकते हैं? दहलीज, ठीक, चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच की। ये तो एक ब्रिज हो गया, ट्रांजिशन का पीरियड हो गया। और ये थ्रेशोल्ड है किसके लिए? अडल्टहुड के लिए। एक दरवाजा है, एक दहलीज है अडल्टहुड पे जाने की, थ्रेशोल्ड है, ठीक है। थ्रेशोल्ड टू अडल्टहुड। पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, ये तो जमानों से पढ़ते आ रहे हैं कि तनाव एवं तूफान का काल। किसका? तनाव एवं तूफान का काल, ठीक है। ऑल द बेस्ट भाई, गिटोरनी मेट्रो से चले जाना शालू, और टेंशन लेना मत, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस अपने सॉल्व करना, कॉन्सेप्ट लगाना हर जगह पे। तो ये एक बेसिक बात हो गई। तो ये चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच का पीरियड है जब बच्चा ना तो बच्चा ही है और ना बड़ा ही है, ठीक। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। एडोलेसेंस बिगिंस एंड एंड्स विद, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। एडोलेसेंस बिगिंस एंड एंड्स, यानी शुरू कब होता है किशोरावस्था और एंड कब होता है, यानी शुरू और समाप्ति का काल पूछा है किशोरावस्था के। पहला ऑप्शन है 11 एंड 18 ईयर्स ऑफ एज, यानी जो बिगिंस है वो है 11 साल में शुरू होगा, 18 साल में खत्म होगा, है ना। 12 में शुरू होगा, 16 में खत्म हो जाएगा, 13 में शुरू होकर, देखो ये ऑप्शन तो हट जाएगा क्योंकि 12 से 16 की कोई तुक नहीं बन रही यहाँ पे, ठीक है ना। फिर वो अर्ली, लेटर, फलाना ढिमकाना जो जनरली पूछा जाता नहीं है, पूछ ले तो आपकी किस्मत खराब। 15 एंड 18 ईयर्स, ये भी खराब बात हो गई, है ना। तो हमें पता है या तो ए होगा या तो सी होगा ऑप्शन, ठीक।
या तो ए होगा। आप देख रहे हो कितने सिंपल क्वेश्चन में आपको फंसाया जा सकता है। अब इसमें सब कंफ्यूज हैं। 57% लोग, 56% लोग ए कह रहे हैं और बाकी के इतने ही परसेंट लोग क्या कह रहे हैं, सी कह रहे होंगे। मेरे ख्याल में 32% लोग सी कह रहे हैं। देख रहे हो, इससे आसान क्वेश्चन धरती पे अगर होता तो बस फिर क्या ही होता। लेकिन इसमें भी हम पूरे हाफ क्वांटिटी में फंस रहे हैं। ठीक, तो अगर हम बात करें 11 एंड 18 ईयर्स या 13 एंड 18 ईयर्स, दोनों बातें सही हैं अपनी जगह, लेकिन जो आपकी एनसीईआरटीज कहती है या एनआईओएस कहता है वो क्या है, 11 ईयर्स से शुरू होता है और 18 ईयर्स पे खत्म होता है। कौन सा काल आपका, किशोरावस्था का काल। तो 11 और 18 ईयर्स के बीच की स्थिति है। इसके लिए आप चैलेंज कर पाएंगे आंसर की को, क्यों, क्योंकि आपके पास एनआईओएस का डॉक्यूमेंट होगा, आपके पास एनसीईआरटी का डॉक्यूमेंट होगा। एनसीईआरटी में हालांकि वो 13 और 18 की भी बात करते हैं, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। ये एग्जैक्टली यही शब्दों का प्रयोग एनआईओएस में किया गया है। तो 11 से 18 जो बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पीरियड है वो 11 से 18 है। बाकी ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कैसे पूछा है। अब इस 11 से 18 में एनसीईआरटी क्या कहता है कि भाई 13 एंड 18 इसी के बीच में पड़ेगा। अब क्योंकि ये टीन ईयर्स हैं, 13, 18, तो ऑफ कोर्स इसलिए इसको टीन एज भी कहते हैं, क्योंकि टीन एज भी इसी के बीच में पड़ रही है। एक तरह से इस चीज को वो कह रहे हैं। ठीक, तो ये टीन एज भी किस लिए कही जा रही है, क्योंकि 13 एंड 18 इसी टाइम पीरियड में पढ़ते हैं या आते हैं 11 एंड 18 ईयर्स के बीच में ही। अगर WHO की माने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की माने, तो आई हैव टोल्ड यू सेवरल टाइम्स कि 10 to 19 ईयर्स ऑफ एज, 10 to 19 ईयर्स ऑफ एज, 10 से 19 वर्ष की जो अवस्था है उसको WHO क्या कहता है, किशोरावस्था कहता है। ठीक, 11 से 18 एनआईओएस। जनरली जो देख लेते हैं वो 12 से 18 भी आ जाता है। इट डिपेंड्स के ऑप्शन में क्या दिया है, रट के नहीं जाना ये। अगर ऑप्शन में आपको 12 से 18 ही दिया हुआ है तो क्यों आप बेकार में वहां 11 से 18 ढूंढेंगे, या 13 से 18 ही दिया हुआ है तो वो भी ठीक।